अगर मैं आपसे कहूं कि सन 1945 के प्लेन क्रैश में बोस मरे ही नहीं थे, या फिर मैं आपसे कहूं कि प्लेन क्रैश की बात तो दूर, उस दिन कोई प्लेन उड़ा ही नहीं था, तो शायद आप मेरी बात पर यकीन न करें। लेकिन एक फेमस राइटर अनुज ढार की एक किताब है इंडियाज बिगेस्ट कवर अप, जिसमें हमें नेताजी की मौत से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताया गया है जिनको सुनकर शायद आपको भी अपने कानों पर यकीन ना हो। आज की इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर 1945 में उस दिन बोस के साथ क्या हुआ था, क्यों नेताजी की बॉडी को इंडिया नहीं भेजा गया और क्यों उनका अंतिम संस्कार जापान में ही कर दिया गया। तो क्या ये बातें इस ओर इशारा करती हैं कि क्या सच में नेताजी उस प्लेन क्रैश में मरे ही नहीं थे? जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये बात है साल 1945 की, जब नेताजी के प्लेन ने टोक्यो एयरपोर्ट से अपनी उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के कुछ समय बाद ही उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उस प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत हो जाती है। ये वही कहानी है जो आज तक मैंने, आपने और हम सब ने सुनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सच में नेताजी की मौत उस प्लेन क्रैश में हो गई थी, तो आखिर क्यों उनकी बॉडी को किसी ने नहीं देखा और आखिर क्यों उनकी बॉडी जापान से भारत नहीं भेजी गई? इसके जवाब में जापान का कहना यह था कि प्लेन क्रैश के समय प्लेन में भयानक आग लग गई थी, जिसकी वजह से बोस की बॉडी पूरी तरह से जल गई थी और अगर उनकी बॉडी को जापान से इंडिया भेजा गया तो वो रास्ते में ही पूरी तरह से खराब हो जाएगी। इस वजह से उनका अंतिम संस्कार जापान में ही करना पड़ा और उनकी बॉडी को भारत नहीं भेजा गया। चलिए, ये बात तो एक बार को समझ में आती भी है, लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा कि आखिर क्यों उनकी डेड बॉडी के सबूत के तौर पर कोई पिक्चर नहीं ली गई और आखिर क्यों आज तक उनकी डेड बॉडी की पिक्चर अब तक किसी के सामने नहीं आई? कहीं ये बातें इस ओर तो इशारा नहीं करती कि उनकी मौत के पीछे एक सोची समझी साजिश थी। इधर भारत में आज़ाद हिंद फौज के हर सैनिक को यह भरोसा था कि बोस को कुछ नहीं हुआ है और वो अब भी जिंदा है। उस समय के अखबारों में कुछ इस तरह की खबरें छपती थी कि बोस को मंचूरिया में देखा गया या बोस को जापान में देखा गया। कुछ इसी तरह की खबरों से उस समय के अखबार भरे पड़े रहते थे। इसी कड़ी में इस तरह की आखिरी न्यूज़ ये थी कि बोस को आखिरी बार रशिया में देखा गया था और उसके बाद से नेताजी की कोई खबर किसी अखबार में नहीं आई और सन 1947 में भारत को आज़ादी मिल जाती है। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तो अभी आना बाकी था। इस कहानी का असली मोड़ आता है जब आज़ादी के 20 साल बाद देश के उस समय के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद के दौरे पर जाते हैं। ताशकंद, जो उस समय रशिया का ही एक हिस्सा था, वहां पर अचानक पूरी तरह से फिट लाल बहादुर शास्त्री जी की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है, और वो भी तब जब वो अपने कमरे में शाम का समय बिता रहे थे। इंडियन ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स की अगर माने तो शास्त्री जी की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि शास्त्री जी की मौत उस रात दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, बल्कि सच तो ये है कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। और ये बात मैं सिर्फ यूं ही नहीं बोल रहा, रशिया की खुफिया एजेंसी KBG ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि शास्त्री जी की मौत जहर की वजह से हुई थी। यहाँ तक कि भारत में जब शास्त्री जी की बॉडी को उनकी मां ने देखा तो ये बोला था कि मेरे बेटे को जहर दिया गया है, क्योंकि उनकी उंगलियां और एड़ी नीली पड़ी हुई थी, जो कि ऐसा देखा गया है कि इस तरह से बॉडी नीली केवल उन्हीं लोगों की पड़ती है जिनकी मौत जहर की वजह से हुई हो। तो आखिर इस बात के पीछे की सच्चाई क्या थी कि शास्त्री जी की मौत किस तरह हुई थी? इस सवाल का भी प्रॉपर जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। पर एक बात जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी वो ये कि 1967 के ताशकंद के उस दौरे के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी वहां मौजूद थे और लाल बहादुर शास्त्री जी यही खबर लेकर भारत आ रहे थे। और यहाँ तक कि उन्होंने रशिया से एक फ़ोन कॉल के जरिए भी भारत तक ये बात पहुंचाई थी कि वो एक अनबिलीवेबल खबर लेकर भारत आ रहे हैं, और इन्हीं सबको छुपाने के लिए रशियन एजेंसीज ने उनको जहर देकर मार डाला। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए।
इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो कोई और नहीं, खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद कई ब्रिटिश फोटोग्राफर्स ने ये बात कंफर्म की है कि इस तस्वीर में दिख रहे ये शख्स सुभाष चंद्र बोस ही हैं। इतना सब हो जाने के बाद भी अभी कुछ साल पहले ही एक खबर आई थी कि सुभाष चंद्र बोस उत्तर भारत में किसी गुमनामी बाबा के नाम से रह रहे थे। अगर कुछ लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक चांस की बात थी कि गुमनामी बाबा की शक्ल नेताजी से मिलती जुलती थी, तो उनके लिए चलिए एक बार को ये बात मान भी ली जाए कि ये बात सिर्फ एक इत्तेफाक थी। पर गुमनामी बाबा की मौत के बाद उनके कमरे और बक्से से कुछ ऐसे सबूत बरामद हुए थे जिनको देखकर इस बात पर पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि गुमनामी बाबा सच में कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही थे। उनके कमरे से बोस के फैमिली फोटोग्राफ्स, टेलीफोन और टाइपराइटर बरामद हुआ था, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि गुमनामी बाबा असल में सुभाष चंद्र बोस ही थे। यहाँ तक कि 1945 में बोस के प्लेन क्रैश की घटना के 20 साल बाद भी नेताजी की फैमिली पर कड़ी नज़र रखी गई, क्योंकि हर किसी को ये यकीन था कि बोस अभी भी जिंदा हैं। बोस वॉज अलाइव। बोस ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने खड़े थे, जिसे ब्रिटिश सरकार को हर हाल में मिटाना था। उनकी पॉपुलैरिटी देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और युवा उनके एक इशारे पर जान लेने और देने को भी तैयार थे। बोस का कहना था कि आज़ादी मांग कर नहीं, छीन कर ली जाती है। उन्होंने गांधी जी के अहिंसा के प्रिंसिपल को कभी सपोर्ट नहीं किया। उनका कहना था कि जब उस समय हर देश अंग्रेजों से अपनी आज़ादी लड़कर ले रहा है तो फिर भारत को ही क्यों उनके इंटरेस्ट को सर्व करना है। यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने 1942 में आज़ाद हिंद फौज को भी स्टैब्लिश किया था और यहाँ तक कि जनगण मन को भी मॉडिफाई करके उन्होंने सब सुख चैन की बरखा बरसे कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 के वॉर प्रिजनर्स को छुड़ाने के लिए उन्होंने जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर से भी मुलाकात की और आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में उसका सपोर्ट मांगा। वर्ल्ड वॉर 2 में भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। इस बात को लेकर बोस कहते हैं कि अगर हमारे सैनिक उन गोरों के लिए लड़ सकते हैं तो खुद के देश की आज़ादी के लिए क्यों नहीं। चाहे कुछ भी हो, इंडियन हिस्ट्री में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे फिगर हैं जिनको चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनके द्वारा दिया गया योगदान भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। महात्मा गांधी ने बोस को एक टाइटल दिया था, प्रिंस ऑफ द पैट्रियट्स, यानी देशभक्तों का राजकुमार, और सही मायनों में नेताजी प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स ही थे और वो हमेशा रहेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।